चले आपके लिए स्टार्टर लेते हैं आज ही क्लास का। चलो बात को पहले बताओ, आपको आवाज़ आ रही है ऑनलाइन में जो है बच्चों? नो, किसी का जवाब ही नहीं आ रहा बेचारे का। आ रही है। हाँ ओके। यस सर। ये रहा, मैंने अपना स्पीकर भी तो बंद कर रखा था। ठीक है, चलो लास्ट राउंड में हम लोग पहुंच गए थे। कहाँ तक पहुंचे थे जरा मुझे बताएं। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ डिफरेंट मटेरियल ले गया था, बढ़िया ओके। और सौरभ सिंह तुम गायब हो गए थे यार, फिर लौट आते हो, क्या चक्कर है? ये सब बीवी जो एब्सेंट कहाँ हो जाते हैं, क्यों? सौरभ सिंह अब जा रहा है, वो याद जवाब नहीं देता, मुझे पकड़ेंगे। चलो ठीक है, तो हम लोग कहाँ तक थे मुझे बताएं। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस निकाला, दिलाओ एक सेकंड, कॉपी दिखाओ जरा। बढ़िया, आपने ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी कर दिया है और आपने जो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर रेजिस्टेंस के तीनों चारों कर दिए। आर नॉट 1 प्लस अल्फा टी, रेजिस्टिविटी में भी कुछ किया था क्या? अभी नहीं किया, बस रेजिस्टिविटी आपके आगे कंटिन्यू करनी थी। बढ़िया, तो मैंने कहा एक आधे से ज़्यादा चैप्टर मैंने कहा था करा दूँ, फिर उसके बाद जो है इसी पार्ट के न्यूमेरिकल देखेंगे। करंट इलेक्ट्रिसिटी सिंपल सा टॉपिक है, जल्दी हो जाएगा, है ना। अगर हम लास्ट पॉइंट की चर्चा करें तो मोटे तौर पे आपने जो बात कर ली थी, मैंने कहा आपने पढ़ा था कि रेजिस्टेंस जो है थोड़ा सा बैकअप से लेके स्टार्ट करते हैं। रेजिस्टेंस आपका 4 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है और जो 4 फैक्टर होंगे उनमें से एक आपने पढ़ा था, द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। दूसरा आपने पढ़ा हुआ था, रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। देन थर्ड आपने पढ़ा था, नेचर ऑफ मटेरियल, यानी कि नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और उसमें आप बता रहे थे ग्रेटर द नंबर डेंसिटी और लार्जर द नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लेसर विल बी द रेजिस्टेंस। और इसी से रिलेटेड हमने जो एक फैक्ट डिस्कस किया था वो आपने बताया था मेटल्स के लिए। मेटल्स के लिए आपने कहा था कि मेटल्स का जो आपका रेजिस्टेंस है वो कम होगा, या मेटल्स आर गुड कंडक्टर क्योंकि उनका नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा होते हैं। और चौथा हमने एक इनडायरेक्ट रिलेशन लिया था और वो रिलेशन लिया था विद टेम्परेचर। और टेम्परेचर का रिलेशन जरा घूम के जाता था। टेम्परेचर कहता था कि अगर आप जो है टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ाने से के ई बढ़ेगी, के ई बढ़ाओगे तो कॉलिजन्स बढ़ जाएंगे, है ना। ऐसे ही घूम फिर के जाते थे। और कॉलिजन्स बढ़ेंगे तो फिर रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो फिर मैंने कहा था डायरेक्ट आपका क्या हो जाएगा, टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस बढ़ेगा। और जो रिलेशन आपने निकाला था वो रिलेशन आपने निकाला था आर टी इज इक्वल्स टू आर नॉट 1 प्लस एल्फा डॉट डेल्टा टी। आर टी था आपके लिए रेजिस्टेंस एट T डिग्री सेल्सियस, आर नॉट था आपके लिए रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस, एल्फा वॉज द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस फॉर ए गिवन मटेरियल, एंड फाइनली डेल्टा टी इज द चेंज इन टेम्परेचर। और इसी के लिए आपने ग्राफ बनाया था y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से क्या कहते हैं कंपेयर करके, और स्ट्रेट लाइन ग्राफ आया था जिसमें इंटरसेप्ट आपके पास मौजूद था आर नॉट, और ये जो आपकी स्ट्रेट लाइन आ रही है इसका स्लोप यानी कि टेन थीटा इज इक्वल्स टू आपका था आर नॉट एल्फा। बाकी ये टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस, यही वेरिएशन और ग्राफ था। तो मैंने इन शॉर्ट बना दिया है आपके लिए, कि मैंने एक समराइज्ड वे में लास्ट राउंड का ले लिया। अब ध्यान देखना क्यों मैंने इसको लिया, क्योंकि आज का जो हमारा काम चालू होगा वो आप देखना दोबारा इन्हीं फैक्टर्स से फिर स्टार्ट होगा। अगर आप इन दो शुरुआती फैक्टर्स को देखें, आर प्रोपोर्शनेट एल और आर प्रोपोर्शनेट 1/a, तो आपको एक मज़ेदार बात नज़र आएगी कि किसी भी कंडक्टर की जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं वो यही दोनों आती हैं। फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स जिसे आप कह सकते हैं लेंथ और उसका एरिया। तो आपको मालूम है रेजिस्टेंस जो है इन दो बातों पे ऐसे डिपेंड करता है। और अगर आप इनको कंबाइन कर देंगे, कंबाइन करोगे तो क्या मिल जाएगा, यानी एक्चुअली आप कहना चाहते हैं, ध्यान देखें, R इज इक्वल्स टू रो एल बाई ए। और एक मज़ेदार बात यह है कि आपसे जस्ट पहले जब मैं 10th का बैच ले रहा था उसमें मैंने यही पढ़ाया था, क्योंकि आप भी 10th में इतना पढ़ के आए हैं और इतना दिख रहा होगा। यही जो आप कर रहे हो दैट इज नोन एज दी रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। चलो अपनी आदत के मुताबिक हम लोग
आगे के नोट्स फॉर्म कर देते हैं। तो एक सिंपल सा काम कर दें, हेडिंग डाल दिएगा रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। एक हेडिंग आप डाल देंगे रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है। रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस में आप डैश मार्क बताइएगा। नीचे आप बताएंगे द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर is directly proportional to its length. Resistance of a conductor is directly proportional to its length. Directly proportional to its length and inversely proportional to its area of cross section and inversely proportional to its area of cross section. इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्या आप इतना लिख देते हैं? और अगर आप इतना लिख देते हैं तो आगे दिखा देंगे बस यही लाइन, दैट इज आर प्रोपोर्शनेट एल एंड आर प्रोपोर्शनेट 1/a। जब ये आपको दोनों मिल गए तो इसमें आप दिखा देंगे आर प्रोपोर्शनेट एल अपॉन ए, और फाइनल स्टेप आपके लिए ये होगा कौन सा, आर इज इक्वल्स टू रो एल बाई ए। और जैसे ही आपको ये मिल जाता है तो आपको ये दिख जाता है, यही रो आपके लिए क्या कहलाता है, ये कहलाता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, और या फिर आप इसे कहते हुए जाते हैं रेजिस्टिविटी। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या मैंने कहा रेजिस्टिविटी। कोई समस्या इसमें है ना? ठीक। अब अगली चीज आती है, हम इसी रेजिस्टिविटी की बात करेंगे अलग अलग उस पर। रेजिस्टिविटी आप देखेंगे तो पहली बात आपको नजर आएगी, रेजिस्टिविटी हो जाएगा आपका आर, क्रॉस मल्टीप्लाई करें ये हो गया ए अपॉन एल। यहाँ से 2-3 चीज़ें और ही निकलेंगी। सबसे पहली चीज़ जो मैं यहाँ पे निकालूंगा वो आपकी आएगी डेफिनेशन। डेफिनेशन के लिए एक छोटा सा काम करें, मामूली सा। आप मान चलें एफ एल इज इक्वल्स टू 1 मीटर एंड ए इज इक्वल्स टू 1 मीटर स्क्वायर। जरा देखें ए और एल दोनों मैंने यूनिट मान लिए हैं। क्या आपको नजर आ रहा है क्या होगा आपका? आपको दिखेगा देन रो इज इक्वल्स टू कितना आएगा, आर। यानी बहुत सिंपली अगर आप ध्यान से देखें तो इट कैन बी ट्रांसलेटेड, और क्या ट्रांसलेशन होगा, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल इज न्यूमेरिकली इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। कौन सा कंडक्टर? उसमें आप बताएंगे हैविंग यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो 1 मीटर 1 के बजाय और अच्छे शब्दों का आप इस्तेमाल करें। तो 10th में लेते हैं तो ऐसे ही लिखता हूँ, लेंथ 1 मीटर एंड एरिया 1 मीटर स्क्वायर। आप तो क्या कहेंगे, यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया। नहीं आया समझ में? कोई दिक्कत? बस एक काम करो, पहले इतना दिखाओ, एक तो ये दिखाओ, यहाँ लिख देते हैं बड़ा बड़ा एज रो इज इक्वल्स टू आर ए अपॉन एल। और नीचे आप बताएगा डेफिनेशन, इफ एल बराबर 1 मीटर
चलें, बता दिया इतना, रो इज इक्वल्स टू आर, हाँ ना बताएं। अगर इतना कर देते हैं तो फिर एक चीज़ आ गई, डेफिनेशन बता देते हैं, नीचे से आप बताइएगा। दस द रेजिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल, दस द रेजिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल resistivity of a material is numerically equal to the resistance. Resistivity of a material is numerically equal to the resistance, is numerically equal to the resistance of a conductor, numerically equal to the resistance of a conductor of that material, conductor of that material having, conductor of that material having, और having में आप क्या बताएंगे, यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, having unit length and unit area of cross section, नाम नोट करना है। डेफिनेशन के बाद आप दूसरे नंबर पे कौन से पहुंचेंगे, दूसरा नंबर हो जाएगा आपका यूनिट। यूनिट आप निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगी, यूनिट आपको मिल जाएगी, ध्यान देखें, यूनिट हो जाएगी रो इज इक्वल्स टू आर ए अपॉन एल। वो आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल पुराना पैटर्न आपको मालूम है। ओम एरिया का आप रखेंगे मीटर स्क्वायर, लेंथ का आपने रखा मीटर, तो आपके कैंसिल हो जाएंगे और फिर आपकी यूनिट आएगी ओम, ओम मीटर, ठीक। अब तीसरी चीज तुम क्या बता सकते हो, डायमेंशंस। चलो एक काम करो, ओम रेजिस्टेंस का डायमेंशन पीछे देखो, अभी कल आप आरसी और इसके लिए आपने रखा था रेजिस्टेंस का डायमेंशन, आराम से देख के बताएं। नया बताएं क्या थी, एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री ए माइनस टू, यही है रेजिस्टेंस का। चेक कर लो एक बार, कोई दिक्कत नहीं, क्रॉस चेक कर सकते हैं, जस्ट पीछे के पेज पे लिखा होगा। और क्या होगा देखना, एक ओम हो गया और साथ में हो गए मीटर, यानी कुल मिला के कितना हो जाएगा, ये आपका निकल आएगा एम एल थ्री और साथ में टी माइनस थ्री, और क्या बचेगा ए माइनस टू, बढ़ गया। दिखा दें डायमेंशंस, कर दिया इतना। अब एक चौथी चीज पे जाता हूँ। चौथी चीज आपको मिलेगी इस रेजिस्टिविटी के फैक्टर्स अफेक्टिंग, आखिरकार ये रेजिस्टिविटी किन बातों पर डिपेंड करती है। एक सिंपल ही चीज चले जाते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग। एक नेक्स्ट बताइएगा नंबर डी, फैक्टर्स ऑफ एक्टिंग में ध्यान देखना। सबसे पहली चीज़ जो आपको इम्पोर्टेंट बताता हूँ वो याद रखिएगा, और इस बेसिस पे एक आधा ऑब्जेक्टिव आप गलत करेंगे फिर आपको समझ में आ जाएगा इसका क्या मीनिंग है, ठीक है ना। कई चीज़ें गलती होने के बाद पता चलती है, कोई बात नहीं। ये आपसे कहता है रेजिस्टिविटी इज अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ, ऑफ ए मटेरियल कह सकते हैं या आप मेटल कह सकते हैं, मटेरियल कह दो। पहला पॉइंट तो आप लिख दीजिएगा, रेजिस्टिविटी इज ए कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल।
रेजिस्टिविटी इज ए कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल। और अब मैं आपको बताता हूँ इसका एग्जांपल। हालांकि मुझे मालूम है आप भूलेंगे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, बताना मेरा काम है। मैं आपसे एक सवाल पूछ लेता हूँ, एक जरा ध्यान से देख के मुझे बताएं। मेरे पास दो वायर हैं और मान लेता हूँ मेरे पास दो कॉपर वायर हैं। मैंने क्या मान लिया, मेरे पास क्या है, कॉपर वायर। ठीक है, दोनों कॉपर वायर्स की एक खास बात है कि एक की लेंथ आप देखेंगे, मान के चले इसकी लेंथ है 1 मीटर और इसकी लेंथ मान लेता हूँ, चलो 2 मीटर मान लेता हूँ। मुझे बताएं इन दोनों के रेजिस्टेंसेस का रेशियो क्या होगा, कोई मुझे बताएगा? मैं आपसे जानना चाहूँगा रेजिस्टेंसेस R1:R2 का रेशियो कितना होना चाहिए? सर 1/4 आएगा। 1/4 आएगा, ठीक सही कह रहे हैं। अभी आपसे ये भी पूछूंगा कैसे, बाकी बताएं। चले किससे पूछूं? शुरुआत में किसका नाम दिख रहा है? आकांक्षा। बताएं क्या आएगा इन दोनों का रेशियो रेजिस्टेंसेस का? नहीं, आकांक्षा की तरफ से कोई जवाब नहीं। अमन शर्मा, क्या अंदाज है, क्या आना चाहिए रेजिस्टेंसेस का रेशियो? है क्या बात हो गया, कोई जवाब नहीं दे रहा बेचारा। इसके नीचे तो अनमोल सिंह देव तो 1/4 बता ही रहे हैं। आयुषी पाल, आपकी क्या राय है? मैं बोलूं? कितना, ये आयुषी से पूछ रहा हूँ, कितना आएगा आयुषी? 1/2। 1/2। चलो एक आंसर हो गया 1/4, एक हो गया 1/2। ठीक, और बताएं इसके बाद कौन है अगला? दिव्या। यस सर, 1/2 ही आ रहा है सर। 1/2 आएगा। चलो और कौन है नीचे? खुशी। बोलो खुशी सिंगर, 1/2, 1/4 या कुछ और? 1/2। यहाँ बैठे हुए एक और व्यक्ति का जवाब 1/2। चले 1/2 और मैंने मान लिया। चले और कौन है नीचे? खुशी के नीचे कुशाग्र शर्मा। क्या होना चाहिए रेशियो? दो वायर है कॉपर के, एक की लेंथ है 1 मीटर, एक की है 2 मीटर, दोनों के रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस क्या आएगा? R1:R2। है नम्रता शर्मा, बताएं क्या रेशियो आएगा? 1/2 ही आ रहा है। 1/2 ही आ रहा है, ठीक। चलो एक सामान्य सी बात पूछते हैं पहले। बेटा ये बताओ, बाकी लोग जो है, अगर तुम्हें इन दोनों वायर्स के रेजिस्टेंस का रेशियो नहीं आ रहा तो मैं तुम्हें बहुत अच्छी सलाह देता हूँ, तुम पढ़ना बंद कर दो। तुम काहे के लिए अपना, हम कहते हैं, समय और पैसा और मेरा दिमाग तीनों बर्बाद कर रहे हो। सही कह रहा हूँ। अगर भैया तुमने ये पढ़ रखा है कि R प्रोपोर्शनेट L होता है और तुम इस सड़े हुए सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे तो तुम CSC का पेपर देने लायक कहाँ से? तुम्हारी शक्लें दिख रही हैं कि तुम्हें मालूम है R प्रोपोर्शनेट L का मतलब ही R1/R2 बराबर L1/L2 होगा, खत्म। जो आदमी इस सवाल का जवाब नहीं दे पा रहा है, इसमें चुप से रह जाना पड़ रहा है। तो मैंने कहा बाकी पर न्यूमेरिकल उसने क्या किए होंगे, वो क्या वो लगाता आया होगा। सीधा सीधा सवाल था, 1:2 है, तो फिर मैंने कहा कितना हो जाएगा लेंथ का रेशियो? सीधा 1/2। किसको नहीं आ रहा था सवाल? आकांक्षा सिंह, बताएं। आकांक्षा प्रेजेंट है कि मोबाइल रख के गायब है? चलो अमन शर्मा, तुम बताओ भाई, तुम्हें क्या नहीं आ रहा था इसमें?
और ये 1/4 आंसर किसने दिया था? अनमोल, तुमने? यस सर। है 1/4 तुमने कहाँ से निकाल रहा था? सर अगर हम लेंथ को चेंज करेंगे तो एरिया भी चेंज आएगा ना। नहीं, लेंथ चेंज कहाँ कर रहे हैं, खींची थोड़ी है। मैंने कहा है इसकी लेंथ, मैंने तो कोई बात नहीं, तुम जिस क्वेश्चन में कंफ्यूज हो गए वो था एक वायर खींच के डबल करते हैं। मैंने कहा था मेरे पास 2 तार हाँ है। सर मुझे क्वेश्चन लगा। नहीं समझ गया ना, तभी तो मैंने तुमसे पूछा। एक तार मेरे पास ये, मैंने कहा आई हैव 2 वायर्स, नॉट 1 but 2। आई एम नॉट स्ट्रेचिंग द वायर, आई हैव 2 डिफरेंट वायर्स, 2 अलग अलग है। हाँ वो आपकी बात सही है, अगर हम जो है उसको खींच के लंबा करेंगे तो आप सही है, n² टाइम्स हो जाता है। या आपके पिछली बार मैंने कराया हुआ है, अगर आप पिछली कॉपी पढ़ेंगे तो इधर बेटा ये रिपीट में हो और इतनी सिंपल चीज़ें, चलो तुम्हारा तो समझ गया, तुम्हारा तो ये स्लिप हो जाती है, दैट इज कंसिडर्ड एज द ह्यूमन स्लिप। ये ह्यूमन स्लिप है, ठीक है, आप 1 का 2 समझ जाए तो नॉर्मल हम भी करते हैं, सवाल हमसे भी हो जाते हैं, ऐसी कोई मान बात नहीं है। लेकिन मतलब ना आना किसी को आ ही नहीं रहा हो, बोले हे भगवान ये कैसे होगा, तो मतलब फिर तो बहुत कायदे ही गड़बड़ हो जाएगी। आ रहा था प्रियंका शर्मा, नहीं आ रहा था। अब मेरा अगला सवाल है इसी से रिलेटेड, आप मुझे बताएं इन दोनों की रेजिस्टिविटीज का रेशियो क्या होगा। अब अगला प्रश्न मेरा ये था, दोनों की रेजिस्टिविटीज का रेशियो क्या होगा, ये मुझे बताएं। सही कह रहे हैं आप, मटेरियल सेम है, इसलिए मैं बात कर रहा था ना, क्योंकि भैया तुम अब इसी में अटके रह जाओगे इतनी पिद्दी सी चीज में, तो फिर हम मेन बात क्या पढ़ाएंगे तुम्हें। भाई तो मैंने कहा था अगर तुम्हें ये नहीं आ रहा तो फिर तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो, केवल अपना और हमारा भी। रेजिस्टिविटी मैंने आपसे कहा था कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल, और अब कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल का मतलब समझ में आ गया। मैं यहाँ पर मैंने क्या कहा था, आई हैव 2 कॉपर वायर्स, और दोनों वायर काय के हैं, कॉपर के, चाहे उनकी लेंथ कम हो चाहे ज़्यादा हो, चाहे एरिया कम हो चाहे ज़्यादा हो। रेजिस्टिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, यानी दोनों की रेजिस्टिविटी कैसी होंगी, बिल्कुल सेम, यानी रेशियो होगा 1, या आप कह सकते हैं 1:1। खैर 1:1 तो नहीं कहा जाता, 1 ही कह दिया जाता है, तो 1:1 मैंने कह दिया। तो बताएं कितने लोगों को समझ में आ जाता है, मुझे बताएं। अनमोल सिंधी, इसमें कोई डाउट है इस क्वेश्चन में? ठीक, क्या वे क्लियर हो जाते हैं, हाँ ना बताएं। अब अगली चीज हो जाते हैं, जब आपको ये समझ में आता है कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल डिपेंड काय पे करेगी, तो मटेरियल में ध्यान देखना 2 चीजें लगेंगी। मटेरियल में कौन सा मटेरियल है ये लगेगा, और कौन से मटेरियल का मतलब हम बात कर रहे हैं, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की, एल्यूमिनियम है, कॉपर है, आयरन है, ये क्या। और दूसरा मटेरियल की खुद की पोजीशन इस समय क्या है, खुद की पोजीशन मतलब दूसरी चीज आपको लगेगी टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर कम होगा तो इसके आयंस और इलेक्ट्रॉन्स स्टेशनरी होंगे, और अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो आयंस और इलेक्ट्रॉन्स काइनेटिक एनर्जी हेवियर होगी, मूविंग स्टेट में होंगे, और आप कह सकते हैं रेट ऑफ कॉलिजन बढ़ जाएगा। वही सारी स्टोरी जो इसके पहले मैं आपको कहाँ याद दिला रहा था, इन केस ऑफ द रेजिस्टेंस। तो क्या है समझ में आते हैं, तो एक काम करें, फैक्टर्स अफेक्टिंग में पहली चीज़ मैंने बता दी है, दूसरी लिख दें नंबर 2, और उसके लिए सिंपल सा एक एरो लगा दो, अपने आप दिखती जाएगी। और सेकंड आप बता दीजिएगा, तो आप बताएंगे रेजिस्टिविटी। चलो इन शॉर्ट लिख देते हैं, ठीक है ना, तो आप समझ में आ जाएगा। रेजिस्टिविटी कहाँ पे डिपेंड करेगी, तो आप बता देंगे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है 1/n, वही रेजिस्टेंस वाली प्रॉपर्टी है। हाँ कोई पूछेगा n क्या है, तो n में आप बगल में बता दीजिएगा, वेयर n इज इक्वल्स टू नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, इसीलिए आपको ध्यान जाएगा मेटल्स की रेजिस्टिविटी कैसी होगी, बहुत कम, क्योंकि फिर मेटल्स में जाएंगे द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज वेरी हाई। और लास्ट अगला फैक्टर आपका होगा टेम्परेचर, और टेम्परेचर के साथ क्या इफेक्ट पड़ेगा, मैं बस यहां से लिख देता हूं। और इतना लिखना हम बता दें 12th के स्टूडेंट के लिए सफिशिएंट है। सही है मेरी बात?
क्योंकि अब यहाँ से मैं लिखाऊंगा नहीं, सिर्फ पूछता हुआ चला जाऊंगा। अगर मैंने लिख दिया है टेम्परेचर के साथ आपका रेजिस्टिविटी का रिलेशन होता है रो टी इज इक्वल्स टू रो नॉट 1 प्लस एल्फा डॉट डेल्टा टी, तो मेरा पहला सवाल होगा क्या आप बता सकते हैं सेमी कंडक्टर्स की रेजिस्टिविटी का क्या होगा टेम्परेचर के साथ। व्हाट अबाउट द रेजिस्टिविटी ऑफ द सेमी कंडक्टर्स? कोई मुझे बता पाएगा आप में से? कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी? अल्फा नेगेटिव होता है, गुड वन। फिर हम सेकंड वन पूछेंगे इलेक्ट्रोलाइट्स की रेजिस्टिविटी का क्या होगा? तो वो भी, क्योंकि वो भी नेगेटिव होता है। वो भी कम हो जाएगी, वो भी नेगेटिव होती है, सही कह रहे हैं आप, आपने पढ़ा था डिग्री ऑफ आयनाइजेशन बढ़ जाएगा। तीसरा मैं पूछूंगा मैंगनीज की रेजिस्टिविटी का क्या होगा? पॉजिटिव होगी उसका और तो पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव के साथ नेग्लिजिबली स्मॉल, यानी चेंज तो होगा, बढ़ेगी तो, बट कितना बढ़ेगी? तो सिंपल कह सकते हैं बहुत थोड़ी, और खैर बहुत थोड़ी नहीं लिखा जाता, आप लिखते हैं नेग्लिजिबल, है ना। और लास्ट अगर मैं पूछ लूँ सिल्वर या कॉपर का क्या होगा, तो आप बता सकते हैं पॉजिटिव होता है और हाई होता है, यानी इनकी रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ बहुत ज़्यादा बढ़ती है। इसलिए मैंने कहा था ये लिखाऊंगा थोड़ा ना, ये तो आपसे पूछ दिया बस, दैट्स ऑल, ये आपको मालूम है, मालूम फैक्ट है, इनको कितनी बार लिखोगे वाला। अब एक नेक्स्ट ले आते हैं, क्या इसका आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं? तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में मैं अब y बराबर एम एक्स प्लस सी नहीं दिखाने जा रहा हूँ, मैं इसका डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन कर देता हूँ। नीचे लिख दीजिएगा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, और अंदाज है आपका ग्राफ कैसा बनेगा, बजाय देखने के खुद बना के देखें आप बना पाते हैं या नहीं। किसी को यह भरोसा बना ले जाएगा? गुड। और चेक करें क्या आपने यही ग्राफ बनाया है, चेक कर सकते हैं। बस क्या हो जाएगा, रो नॉट इसका इंटरसेप्ट हो जाएगा, स्लोप टेन थीटा आपका रो नॉट अल्फा होगा, और आप कहेंगे मैंने कहाँ से निकाल दिया, तो मैंने कहा मेरे पास कल का ग्राफ बना हुआ है रेजिस्टेंस का, सेम इज द रिलेशन सो सिमिलर इज द ग्राफ। अब कोई डाउट यहाँ तक नहीं? जनरली इस ढंग से आप देखेंगे हम रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, इन सारी चीज़ों को एक बार में पार कर जाते हैं। क्योंकि अभी अपने पास हम कहते हैं थोड़ा सा टाइम और है, तो चलो अब न्यूमेरिकल तो अभी हम नहीं हो पाएंगे क्योंकि थोड़ा सा टाइम है, एक टॉपिक और आगे खींच देते हैं, पर अगले टर्म में सवाल स्टार्ट करेंगे, है ना, कोई समस्या नहीं। क्या ये ग्राफ आपने बना दिया कम्प्लीटली? हाँ ना, बताएं। जो ग्राफ बना देते हैं, तो मैंने कहा आपके सिलेबस में हमने जो है क्या क्या चीज़ें पढ़ ली, आपने पढ़ लिए रेजिस्टेंसेज, उनका ड्रिफ्ट स्पीड और फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टिविटी एटसेट्रा, सारी चीज़ें। एक चीज़ आपके सिलेबस में से हटा दी है, लेकिन मज़ेदार बात है हटाने के बावजूद वो आपके सिलेबस में बनी रहेगी, और वो है आपका सीरीज़ एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस हट भी जाएंगे तो बने इसलिए रहेंगे क्योंकि आगे आप पोटेंशियोमीटर का कोई क्वेश्चन करेंगे, मीटर ब्रिज का कोई करेंगे, तो टोटल कहाँ से निकालेंगे। इसलिए मैं आपको एक सिंपल एक लाइन में बता देता हूँ, डिराइव नहीं करते, एक सिंपल हेडिंग डाल दीजिएगा ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस, एक हेडिंग आप डाल देंगे ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस। और ये मत कहना सिलेबस में से डिलीट कर दिया है, इसको डिलीट करने से फायदा क्या है, मुझे ये नहीं समझ में आया। क्योंकि मैंने कहा ना मीटर ब्रिज या पोटेंशियोमीटर का कोई न्यूमेरिकल देखोगे बाकी वो कहीं ना कहीं लगती है, तो कोई मतलब नहीं है, कोई सिलेबस आधे ज़्यादा ऐसा कम किया है जिसका कोई औचित्य नज़र नहीं आ रहा। चलें, ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस आपने कर दिया। ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस जैसे आपने किया है तो बता देता हूँ। सबसे पहला आपका आता है सीरीज, और सिर्फ मेन पॉइंट्स आपको नोट करने हैं, वो आप ध्यान रखिएगा क्योंकि वो आपको लगेंगे कहीं ना कहीं।
सीरीज ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस में जाएंगे, चूंकि आप कैपेसिटर्स का पहले ही पढ़ चुके हैं इसलिए आपका ध्यान जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर एक सिंबल का ये काम कर देता हूँ, एक R1, एक R2, एक R3, मेरे साथ साथ फिगर बनाते हैं फुर्ती से। चूंकि मैंने कहा कैपेसिटर्स में आप पढ़ ही चुके हैं, सेल्स में आगे आपको पढ़ना ही है। इंडक्शन कॉइल्स में पढ़ना ही है, तो बेचारा एक कॉम्बिनेशन हटाने से होगा क्या, तो वही का वही कंसेप्ट है वो रिपीट होंगे, इसलिए मैंने इसको रिपीट करा दिया है। सीरीज में आप याद रखेंगे, मैं सीरीज की बात कर रहा हूँ। सीरीज में आप ये याद रखिएगा, करंट या चार्ज दोनों इसलिए लिख दिए हैं, चार्ज इन केस ऑफ कैपेसिटर्स ये आपके होते हैं सेम और कांस्टेंट, तो लिखते चले जाएं, चार्ज या करंट होते हैं सेम और कांस्टेंट, और आपका पोटेंशियल डिफरेंस ये हो जाता है डिस्ट्रीब्यूट। ये याद होना, पता होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, अभी एसी उठाएंगे उसके एलसीआर सर्किट उठाऊंगा तो कहाँ से समझाऊंगा। ठीक, करंट या चार्ज मैंने कहा सेम होंगे, पोटेंशियल डिफरेंस आपका क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। इसका मतलब जब आप पूरी सीरीज का पोटेंशियल देखते हैं तो पूरी सीरीज का पोटेंशियल डिफरेंस क्या आना चाहिए, V1 प्लस V2 प्लस V3 एंड सो ऑन। ठीक, एक इम्पॉर्टेंट लाइन ये याद रखने वाली चीज़ है आगे के सिलेबस के हिसाब से, ताकि आपको छोटी छोटी क्वेश्चन परेशान नहीं करें। क्योंकि इतना किया है तो अभी एक लाइन क्यों छोड़ूं, एक लाइन यहाँ पर केवल मैं डाल देता हूँ, और वो लाइन है IRS बराबर IR1 प्लस IR2 प्लस IR3 एंड सो ऑन। और इसलिए जो हमें लाइन चाहिए थी वो फिर मिल जाएगी। सीरीज में आपके रेजिस्टेंस का टोटल क्या होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन। तो ये दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट याद रखिएगा सीरीज के, कि आपका पोटेंशियल डिफरेंस डिस्ट्रीब्यूट होता है और रेजिस्टेंस आपका टोटल ये आता है। क्या क्लियर हो गया? और अभी इनके रिजल्ट का 5 और बाद हम इस्तेमाल भी करेंगे। अब ऐसे ही आप देखेंगे एक नंबर बी हम चले जाएंगे आपके लिए कौन सी ग्रुपिंग, जिसको आप कहेंगे पैरेलल ग्रुपिंग। अगली एक हेडिंग डाल दीजिएगा पैरेलल ग्रुपिंग। पैरेलल ग्रुपिंग में बढ़ोगे तो पैरेलल ग्रुपिंग कौन सी कहलाएगी, पैरेलल ग्रुपिंग ये कहलाएगी कि आपके 3 अलग अलग रेजिस्टेंस जैसे मैं सपोज कर लेता हूँ। खास बात क्या है, जो पिछली बार आप कैपेसिटर्स में पढ़ रहे थे, इन सब के एलिमेंट्स का एक एंड, वन एंड ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इज कनेक्टेड टू अ कॉमन जंक्शन। ये एक कॉमन जंक्शन पे होगा, और ऐसे ही सबके दूसरे आपके अदर जंक्शन ये भी आपके कहाँ होंगे, एक और कॉमन जंक्शन पे होंगे। बाकी चूंकि आप फिगर बना ही रहे हैं तो मैंने मान लिया ये आपका, चलो एक की भी लगा देता हूँ इंटरेस्ट के लिए, और ये हो गया आपका प्लस माइनस, ये हमारी हो गई करंट यानी कि आई। अब जो आप इस फिगर पे बढ़ते हैं, पैरेलल ग्रुपिंग के लिए आते हैं, जो हमने कहा 3 रेजिस्टेंस हम सपोज कर लेंगे, क्या नाम रख दें इनके, चलो वही रख दो R1 R2, और क्या रखोगे, ये सपोज कर लेते हैं आपका R1, इसको मानिएगा R2 और इसको मानेंगे आप R3। अब इस फिगर में क्या खास बात होगी वो आप दिखा देता हूँ। सबसे पहली चीज़ अब आप याद रखिएगा, इसमें आपका पैरेलल ग्रुपिंग में क्या कांस्टेंट होता है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम या कांस्टेंट। पोटेंशियल डिफरेंस आपका कैसा होगा, सेम या कांस्टेंट बना रहेगा। दूसरा, किसी ने वाइवा में पूछ लिया, पता नहीं तुम्हारा वाइवा होगा कि नहीं होगा, ये तो मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन मान के चलो किसी ने पूछ लिया तो यह पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट क्यों रहता है, तो इसका जवाब आप दे सकते हैं। देखें इधर ध्यान से, क्या वो दिख रहा है, ये जो सर्किट है, इस सर्किट में मैंने पॉइंट ए और बी माने हैं,
पॉइंट ए और बी के बीच में कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा। एक मजेदार बात है, चाहे आप रेजिस्टेंस R1 देखो वो भी पॉइंट ए और बी के बीच में है, सेकंड वाला भी उन्हीं दोनों पॉइंट के बीच में है, और थर्ड वाला भी। तो भैया जितना पॉजिटिव ए इसके लिए होगा उतना ही इसके लिए होगा, उतना ही इसके लिए होगा, और बी जितना नेगेटिव ए के लिए है उतना ही बी के लिए होगा, उतना ही तीसरे के लिए होगा। तो इसलिए इसमें आपका पोटेंशियल डिफरेंस कैसा रहता है, सेम या कांस्टेंट। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात, यहाँ से जो करंट आ रही है वो करंट आप देखेंगे 3 पार्ट में अलग अलग डिवाइड हो जाएगी, और इसीलिए पैरेलल में याद रखिएगा, पैरेलल की करंट आपकी हमेशा क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूट या डिवाइड। और इनके चलो नाम हम उसी सीक्वेंस में मान लेते हैं, I1, I2 और I3। तो एक काम करते हैं, बची हुई फिगर में आप करंट दिखा दें और यहाँ पे आप फैक्ट नंबर सेकंड दिखा देंगे। करंट डिस्ट्रीब्यूट्स, क्या इतना मिल जाता है करंट डिस्ट्रीब्यूट्स, हाँ ना बताएं। जब करंट डिस्ट्रीब्यूट हो गई है तो इसी लाइन को पकड़ के हम आगे बढ़ जाएंगे। यानी जो आपको लाइन याद रखनी है वो है I1 + I2 + I3। ये हमें आगे कहीं ना कहीं कई बार लगेगी, इसलिए मैंने कहा था ये लाइन पैरेलल कॉम्बिनेशन में इम्पॉर्टेंट है। दिक्कत ये है जब यहाँ तक लिखा है तो एक लाइन और बढ़ा लें, क्योंकि इतना तो लिख ही चुके ना, तो एक लाइन में कहाँ कंजूसी करोगे। आप क्या कह सकते हो, I की जगह आप कह सकते हो V/RP = V/R1 + V/R2 + V/R3 एंड सो ऑन। और इसलिए आपको एक खास रिजल्ट मिल जाएगा, 1/R पैरेलल = 1/R1 + 1/R2 एंड + 1/R3। और आराम से इस रिजल्ट को आप मेंशन कर दें। फिर 2 छोटी छोटी बातें और मैं बताऊंगा। क्या आपने इतना निकाल दिया, हाँ ना। 2 खास कंडीशन इसमें आती हैं, उन कंडीशंस की बात कर लेते हैं। कंडीशन नंबर फर्स्ट लिख दें, कंडीशन नंबर फर्स्ट फॉर 2 रेजिस्टर्स ओनली। कंडीशन नंबर फर्स्ट जाएगा फॉर 2 रेजिस्टर्स ओनली। अगर आप केवल 2 रेजिस्टर्स की बात करेंगे, जरा देखें क्या आपको नजर आता है। ये आपका हो जाएगा 1/RP = 1/R1 + 1/R2। इंटरेस्टिंग बात है, भी आप कैपेसिटर में भी ये कर चुके थे और आगे जाके उसमें भी करोगे कॉइल्स में। इसका मतलब आप क्या कह सकते हैं, 1/RP = हमारे लिए होगा R1 + R2/R1R2। यानी सिंपली आप कह सकते हैं, इन केस ऑफ 2 रेजिस्टेंसेस यू कैन गो फॉर द डायरेक्ट कैलकुलेशन R1R2 मिल गया, हाँ ना बताएं। ऐसे ही आप देखें, नेक्स्ट आपको मिलेगा कंडीशन नंबर सेकंड। और कंडीशन नंबर सेकंड आपकी काय के लिए लगेगी, ये लगेगी फॉर आइडेंटिकल रेजिस्टर्स। आइडेंटिकल मतलब समझ में आ रहा होगा, सेम। आइडेंटिकल रेजिस्टर्स पे जाओगे तो आइडेंटिकल रेजिस्टर्स जैसे ही आप देखते हैं, तो आइडेंटिकल रेजिस्टर्स का मतलब ये है कि आप कह देंगे 1/RP =
1/r प्लस 1/r सारे सेम है, ना कोई पहला ना दूसरा ना तीसरा। और अगर ऐसा होगा तो फिर आप दिख रहा है टोटल 1/r 2/r 3/r, यानी आप कह सकते हैं n/r। और इसीलिए इस केस में जो आपके पास एक रिजल्ट आता है वो है r पैरेलल होता है r/n। बस इन्हीं रिजल्ट्स का हम अभी 2-5 मिनट से इस्तेमाल करेंगे सेल्स के केस में। इसलिए मैंने कहा अब ये याद रखिएगा, सीरीज में आपकी वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट होगी, पैरेलल में आपकी करंट डिस्ट्रीब्यूट होगी। सीरीज का रेजिस्टेंस आपका दिस प्लस दिस आएगा और पैरेलल का रेजिस्टेंस R/n आएगा। आप कहेंगे कहाँ ज़रूरत है, तो कहूँगा अभी सेल्स स्टार्ट कर रहा हूँ, 1 सेकंड में सेल्स में आते साथ ही ज़रूरत पड़ जाएगी। जब आप सेल्स पे आएंगे तो सेल्स की चर्चा करता हूँ। क्या आपको ये समझ में आता है? हम बात कर रहे थे करंट इलेक्ट्रिसिटी की। करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो बेसिक चीज़ें आपने पढ़ ली, एक आपने डेफिनेशन ऑफ करंट पढ़ ली, आपने ये भी पढ़ लिया करंट कैसे किसी सर्किट में लाओगे, तो आपने पढ़ लिया पोटेंशियल डिफरेंस के थ्रू लाओगे। फिर आपने ये भी याद लिया पोटेंशियल डिफरेंस का जो आप रिलेशन देखते हैं, देन देयर इज द V = IR। तो फिर हम उस रेजिस्टेंस के ऊपर चले गए थे, रेजिस्टेंस कहाँ से आता है, कितना होता है, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग एटसेट्रा। अब हम बात करेंगे जो आप पोटेंशियल डिफरेंस लिए हैं, तो किसी भी सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ से लाओगे? क्या ख्याल है, सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ से लाओगे? सेल या बैटरी का इस्तेमाल करेंगे, आप सही कह रहे हैं। अब हम इस पार्ट पे आते हैं कि अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करना है तो फिर आपको एक खास चीज़ लगेगी, और जो खास चीज़ लगेगी वो आपके लिए कहलाते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। और अगर आप सिर्फ नाम पे ध्यान दें तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स क्यों कह रहा हूँ बताएं? इस वर्ड का मीनिंग समझ में आता है? क्या क्या क्या? केमिकल एनर्जी को जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। बढ़िया, क्योंकि हो सकता है आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अब पढ़ ली हो, पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है इलेक्ट्रो? तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपके यहाँ मुझे लग रहा है वोल्टाइक सेल, गैल्वेनिक सेल, हो सकता है लेक्लांशी सेल, ये है नहीं है, इस टाइप के होंगे। तो ये सारी कहानियाँ आपको यही बताएंगी इन सेल्स की जो केमिकल रिएक्शंस हैं वो कहीं ना कहीं आयनाइजेशन के थ्रू इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में काम में आती हैं, और यही आपका EMF कहलाता है। तो चलो उसको 2 मिनट बाद हम चर्चा करेंगे। पहली बात तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल समझ में आते हैं। चले इससे रिलेटेड छोटी छोटी 2-3 बातें नोट कर दें, फिर आगे बढ़ता हूँ। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में आप पहली चीज़ तो यही आप लिख दें ट्रांसफॉर्म्स। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में आप लिख दिएगा ट्रांसफॉर्म्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ट्रांसफॉर्म्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। समझ में आ गया? केमिकल एनर्जी को आपका कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। दूसरा सवाल है सेल का इस्तेमाल क्या है, काय के लिए इस्तेमाल करते हो सेल? पोटेंशियल डिफरेंस बनाने के लिए आप सही थे, क्योंकि आप पोटेंशियल डिफरेंस बनाएंगे तो चार्ज अपने आप हायर टू लोअर पोटेंशियल जाने लगेगा। तो लिख दो इसमें सेकंड पॉइंट आप लिख दिएगा यूज्ड टू मेंटेन, अच्छे शब्द लिख दो, used to maintain a constant potential difference, used to maintain a constant potential difference, constant potential difference between 2 points, constant potential difference between 2 points in a circuit to obtain the flow of current, to obtain the flow of current। ठीक है, अब आपको अगली चीज बताएंगे। सेल्स आपके मोटे तौर पे 2 टाइप के माने जाते हैं।
लिख दें आर ऑफ टू टाइप्स, और दो जो टाइप मानी जाती हैं उनमें से पहला सेल होता है प्राइमरी सेल। तो ठीक है, प्राइमरी सेल। तो प्राइमरी सेल क्या होता है भैया, कोई मुझे बताएगा? व्हाट आर द प्राइमरी सेल्स? वो सेल्स जिन्होंने केवल कक्षा 5 तक पढ़ाई लिखाई की होती है वो प्राइमरी सेल्स होते हैं, और जो 10th पास हो गए होते हैं वो सेकेंडरी सेल होते हैं। किसी को याद है प्राइमरी सेल्स किन्हें कहा जाता है? सर इनको एक ही बार यूज कर सकते हैं। जिनको एक ही बार यूज कर सकते हैं। क्यों? सर क्योंकि यार वो जो सर इरिवर्सिबल होता है नेचर इनका कि एक सही बार कह रहे हैं। इसकी इनकी खास बात ये, जो भी इनकी केमिकल रिएक्शंस हैं वो होती हैं आपकी इरिवर्सिबल। और इरिवर्सिबल जैसे मैं आपको याद दिलाऊं, लेक्लांशी सेल पढ़ाओ। लेक्लांशी सेल में आप अमोनियम क्लोराइड का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और अमोनियम क्लोराइड आप देखेंगे जिंक रॉड से रिएक्ट करता है। जैसे ही जिंक रॉड से रिएक्ट करेगा, इक्वेशन में बैलेंस नहीं करूँगा, ठीक है ना? तो ये आपका क्या चीज़ बनाता है, आप देखेंगे अमोनियम आयंस बनाता है, और प्लस में बना लेता है जिंक क्लोराइड। और एक बड़ी मज़ेदार बात है, जैसे ही जिंक क्लोराइड फॉर्म हुआ ये वापस नहीं लौटेगा। वापस नहीं लौटेगा मतलब कुछ घंटों बाद, कुछ दिन बाद, या कुछ हफ्ते बाद आपका अमोनियम क्लोराइड का पेस्ट ख़त्म हो जाएगा। और जिस दिन ये ख़त्म हुआ उस दिन आपका सेल यूज़ के बजाय थ्रो मोड में आ जाएगा। इसलिए हम इनको कहते हैं यूज़ एंड थ्रो। अब तक यूज़ कर रहे थे, ख़त्म करोगे तो अब थ्रो मोड में आ गया। यानी मैंने कहा इनकी रिएक्शंस कैसी हैं, इरिवर्सिबल रिएक्शंस, कैन बी यूज्ड ओनली वंस। एक काम कर दो, वो लिख दिया था प्राइमरी सेल्स। प्राइमरी सेल्स में आप लिख दिएगा केमिकल रिएक्शंस आर इरिवर्सिबल। chemical reactions are irreversible, so these can be used only once. So these can be used only once. इनके नाम याद रखिएगा दो चार के, वो केमिस्ट्री में भी आते हैं। ये नाम है वोल्टाइक सेल। जैसे एक मजेदार बात है, गैल्वेनिक सेल और वोल्टाइक सेल एक ही थे। किसी को पता है ये महान बात? अब मैं पूछूंगा सेल किसने पढ़े हैं तो सब सर्वत्र शांति विराजिए का माहौल हो जाएगा। तो मैं नहीं पूछ रहा किसने पढ़े हैं, ये जरूर अगले टर्न में पढ़ के आना कि मैं कह रहा हूँ वोल्टाइक और गैल्वेनिक सेल एक ही थे, तो दोनों में अंतर क्या था। सवाल ये आएगा केल्विन वाला था कि वोल्टा वाला था। ठीक है, देख के आना केमिस्ट्री है, मिले तो बताना, नहीं मिले तो बताना। चलो मैं कौन है, नहीं दोनों एक ही थे, वोल्टाइक सेल और गैल्वेनिक सेल दोनों एक ही थे। दोनों में मैं बेसिक बता देता हूँ, डिफरेंस नहीं बता रहा, मैं बता देता हूँ कॉमन क्या है। दोनों में उन्होंने लिक्विड भरा था सल्फ्यूरिक एसिड, दोनों ने रॉड लगाई थी, एक कॉपर और एक जिंक, दोनों सेम थे। इसके भी केमिकल वही है, उसके भी वही है। तो फिर सवाल बना इन दोनों में डिफरेंस क्या है। यार इसी के याद करोगे तो दोनों एक ही है। डिफरेंस देख के आना, अंदाज मत लगाओ, करेक्ट डिफरेंस देख के आइएगा वोल्टाइक गैल्वेनिक में क्या थे। और एक बता देता हूँ, इसका सबसे गंदा नाम लोग आग लेते हैं, इसको लोग आग जाने को पढ़ते हैं लैच लांची। हाँ, जबकि बेचारा लैच लांची नहीं था, ये फ्रेंच स्पेलिंग है, अंग्रेजी थोड़ना है। ये लेक्लांशे फ्रेंच प्रोनाउंसिएशन है, फ्रेंच के अकॉर्डिंग प्रोनाउंस है। मेरे कौन सा सेल था बोले लाचा लाची। हाँ कैसे कैसे बेवकूफ आ जाते हो। मिल गया, ये कौन सा सेल है, लेक्लांशे सेल है। प्रोनाउंसिएशन सही करें उसका, जो आप पढ़ ही रहे हैं तो फ्रेंच प्रोनाउंसिएशन में पढ़े। ये सब आप देखेंगे कौन से, एक और हुआ करता था डेनियल, डेनियल सेल भी यही था। और एक मजेदार बात है, डेनियल के भी कंपोनेंट यही थे। बेसिक केमिकल तीनों के यही थे।
डेनियल का भी यही था, वोल्टाइक का भी और गैल्वेनिक का भी। ठीक है, तो डिफरेंस कौन पता करके लाएगा? इतने सारे लोगों में है कोई जो स्वीकार है? हम अगले टर्न में देख के आएंगे क्या डिफरेंस था। चलो, एक ने तो चैलेंज एक्सेप्ट किया, नेहा। और ऑनलाइन वालों में से कोई जो ये देख के आए कि इनमें से क्या डिफरेंस था इन तीनों में? कोई नहीं एग्री कर रहा? दिव्या यस सर। देख के आएगी? वो वोल्टाइक, गैल्वेनिक और मैंने कहा डेनियल, इन तीनों के बेसिक केमिकल एक ही हैं। तो फिर सवाल आता है इन तीनों में डिफरेंस क्या है, बस ये पता लगा के आइएगा। देखते हैं आपको मिलता है या नहीं, कोई दिक्कत नहीं, फिर हम बता देंगे। चले, तो हम जो बात कर रहे थे प्राइमरी सेल्स समझ में आ गए, वंस यूज थे। दूसरे आप लिख दिएगा सेकेंडरी सेल्स। सेकंड नंबर आप बता देंगे सेकेंडरी सेल्स। और सेकेंडरी सेल्स का एक और नाम होता है और ये कहलाते हैं स्टोरेज सेल्स। और हर नाम के पीछे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कारण होता है। स्टोरेज सेल्स आपने इनको इसलिए कहा है, ध्यान देखना, क्योंकि एक्चुअली ये वो सेल होते हैं जो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग पर चलते हैं। तो अगर ध्यान से देखो तो क्या करते हैं, जो आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन्हें देते हैं, दे स्टोर दिस एनर्जी इन फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी, और फिर उसको आपको वापस रिटर्न कर देते हैं, इसलिए इन्हें स्टोरेज सेल भी कहा जाता है। क्या है, मेरी बात समझ में आती है? तो एक काम करें, तो सिंपल हेडिंग डाल दी सेकेंडरी सेल्स। उसमें सबसे पहले चीज़ बता दो केमिकल रिएक्शंस आर। सबसे पहली चीज आप बताएंगे केमिकल रिएक्शंस आर रिवर्सिबल। When the chemical reactions are reversible, समझ आ रहा है? चार्जिंग और डिस्चार्जिंग दोनों तरफ से रिएक्शन इधर से उधर लौट आती है। और नीचे आप बताएंगे ऑन चार्जिंग द सेल, on charging the cell reaction takes place along one direction. On charging the cell reaction takes place along one direction. But during discharging it reverses. But during discharging it reverses. It reverses. So the original reactants are obtained again. तो आपको ओरिजिनल रिएक्टेंट क्या होते हैं, दोबारा से मिल जाते हैं वहीं के वहीं, फिर आप उसको रिचार्ज कर सकते हैं। एग्जाम्पल आप बताएंगे तो सबसे फेमस एग्जाम्पल इसमें आता है जो आपके हम कहते हैं इन्वर्टर में और गाड़ियों में होता है, ये कहलाता है लेड एक्यूमुलेटर सेल, है ना। और बता देता हूँ, इसके अलावा आपका आता है निकेल आयरन सेल, या ये साइंटिस्ट के नाम पे कहलाता है एडिसन सेल। दो सबसे कॉमन सेल हैं जो इस्तेमाल हुआ करते थे। ये तो खैर अभी भी होता है लेड एक्यूमुलेटर। बाकी अब देखेंगे लिथियम आयन बैटरीज वगैरह ने इनको धीरे धीरे रिप्लेस करना स्टार्ट कर दिया। अब आप जैसे लैपटॉप ले लें और ऐसी चीज़ें ले लें तो वो काय पर बेस्ड आ रही हैं, वो लिथियम आयन बैटरी। वो तो प्रोग्रेसेस हैं, तो हर बार साइंस है। मोबाइल बैटरी लिथियम आयन होती है, क्योंकि मैंने कहा ना साइंस डेवलप है, धीरे धीरे चीज़ें रिप्लेस होंगी। अब लेड एक्यूमुलेटर ऐसी वो इस्तेमाल करते हैं जो सस्ती मद्दी जगह है, आपकी बैटरी एक जगह रखी रहनी, ज़्यादा उसका उठा पटक नहीं होना। अब जो हम मेन बात करने वाले थे एक दो, उनमें से अब सेल की प्रॉपर्टी पे चलते हैं। सेल आपको मालूम था पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है, और जब आप सेल के पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं तो आपको याद होगा पोटेंशियल डिफरेंस क्या था। पोटेंशियल डिफरेंस था वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर।
इसका मतलब आप देखेंगे सेल कहीं ना कहीं चार्ज के फ्लो में या चार्ज के मूवमेंट में वर्क डन कर रहा होता है। क्या है मेरी बात समझ में आ रही है? इसका मतलब आपको ये भी क्लियर होगा क्योंकि अपन 9th से पढ़ते आ रहे हैं, अगर सेल ये वर्क डन कर रहा है सो द सेल मस्ट कंटेन सम सॉर्ट ऑफ एनर्जी, और उसी एनर्जी का इस्तेमाल करेगा फॉर द फ्लो ऑफ चार्ज इन द सर्किट। तो यही प्रश्न कि आखिरकार सेल में कितनी एनर्जी कंटेन्ड है ये हम किस टर्म से डिनोट करते हैं, दैट इज डिनोटेड बाय ईएमएफ। और ईएमएफ का पूरा नाम तो खैर याद होगा, पूरा नाम कहलाता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो एक सिंबल का काम कीजिएगा, एक हेडिंग डालेंगे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स में मैं सबसे पहली चीज़ बताता हूँ, सबसे सिंपल कंसेप्ट की बात करता हूँ जो मैं आपसे कह रहा था। सेल का काम क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप करना। इसी वर्ड पर आएंगे, सेल का काम क्या है? जो मैं कह रहा था अभी आपसे पहले ही पूछा था सेल काय काम में आता है, तो आपने ये कहा था सेल क्या करेगा? पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेगा। तो इसलिए ईएमएफ की सबसे सिंपल डेफिनेशन तो यही आती है, भैया कितना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेगा। जैसे आपने ध्यान दिया होगा आपके घर में उनके तो जो बैटरी है वो 6 वोल्ट 9 वोल्ट या 12 वोल्ट की बैटरी, ऐसे नाम तो सुने हुए हैं। गाड़ियों में हम कहते हैं, स्कूटी से आप आती हैं, स्कूटी में बताते हैं 9 वोल्ट की बैटरी है, लेट इट भी, हो सकता है कम ज़्यादा हो। अगर 9 वोल्ट या 12 वोल्ट की बैटरी कह रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका सीधा मतलब है कि ये जो सेल है आपका अपने सर्किट में 12 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप कर सकता है। और कब करेगा? जब इस सेल के खुद के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा? 12 वोल्ट का। जब खुद में होगा तभी तो दूसरे में अप्लाई करेगा, एक पॉजिटिव और एक, क्या है समझ में आती है मेरी बात? इसलिए ईएमएफ का सबसे सिंपल कंसेप्ट इसी बात से आ जाता है कि सेल का खुद का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। तो जितना खुद का होगा उतना ही पॉजिटिव नेगेटिव दूसरे को कर पाएगा। तो इसलिए हम कहते हैं ईएमएफ का मतलब क्या है? ईएमएफ में आप बताते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए सेल। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस मतलब समझ में आ रहा है, दोनों टर्मिनल्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। कब? जबकि आपका सेल कहाँ मौजूद है? ओपन सर्किट में हो। ओपन सर्किट का मतलब समझ में आ रहा है, जब आपने इसमें कोई चीज़ कनेक्ट नहीं की। कनेक्ट करोगे तो सर्किट के रेजिस्टेंस के हिसाब से और अदर फैक्टर्स के हिसाब से पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा, ये अंदाज है। आगे जाके हम उसे इंटरनल रेजिस्टेंस और इन सब चीज़ों के नाम से डिस्क्राइब भी करेंगे। लेकिन अभी मैंने कहा अभी इन दोनों टर्मिनल के बीच ये आपका सेल या बैटरी पड़ी है बिल्कुल ओपन सर्किट में, जितनी इसकी क्षमता है अपना खुद का इसका पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो क्या कहलाएगा? वो कहलाता है इसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या ईएमएफ। तो फर्स्ट पॉइंट बता दें, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए सेल when cell is in open circuit। terminal potential difference of a cell when cell is in open circuit। कोई विशेष समस्या तो नहीं। अब दूसरी बात आती है, क्या आपको पोटेंशियल डिफरेंस का कंसेप्ट याद है? पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता था जो बात कर रहा था। अब फिजिक्स में घुसते हैं, ये तो प्रैक्टिकल डेफिनेशन हो गई। फिजिक्स क्या कहती है? पोटेंशियल डिफरेंस होता था वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज, और एग्जैक्टली यूनिट पॉजिटिव चार्ज, अभी अपन शॉर्ट में चल रहे हैं। वर्क डन ऑन ए चार्ज फ्रॉम मूविंग इट फ्रॉम अ पॉइंट टू द अदर।
एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चार्ज को जितना वर्क डन करना है पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो अब जब आप सेल के पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहे हैं तो जो मैं बात कर रहा था इसका मतलब सेल के पास कहीं ना कहीं एनर्जी होनी चाहिए। और यहाँ से मैंने शुरुआत की थी, सेल क्या करता है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर रहा होता है। तो इस पास एनर्जी तो है। ईएमएफ की डेफिनेशन मिल गई, क्या मिल जाएगी, एनर्जी स्पेंट या वर्क डन बाय ए सेल, काहे के लिए, टू फॉर मूवमेंट ऑफ द यूनिट पॉजिटिव चार्ज। सेम है पोटेंशियल डिफरेंस। और ये बस अंतर इतना है, पोटेंशियल डिफरेंस चूंकि हम इलेक्ट्रिक फील्ड में लेते थे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में तो तुम कहीं से भी कहीं ले लेते थे, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट। जब आप करंट फ्लो कर रहे होते हो सेल से तो किसी भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक नहीं जाते। आपको मालूम है आप सर्किट में एक सिरे से दूसरे सिरे तक आओगे तभी तो करंट फ्लो होगा। थोड़ी बोले यहाँ से तार तोड़ दिया बोले हम यहीं तक फ्लो करके रह लेंगे। इसलिए मैंने कहा ये होता है फॉर ए कंप्लीट रिवॉल्यूशन ऑफ द सर्किट। इसलिए आप एक चीज़ बता सकते हैं, इसमें नीचे आप बता दिएगा ईएमएफ में मैथमेटिकल डेफिनेशन, इसमें आप बताएंगे एनर्जी स्पेंट और वर्क डन। इसमें आप बता देते हैं एनर्जी स्पेंट और वर्क डन बाय अ सेल एनर्जी स्पेंट और वर्क डन बाय अ सेल फॉर द राउंड ट्रिप ऑफ राउंड ट्रिप का मतलब समझ आ रहा है, राउंड ट्रिप का मतलब गोल गोल यात्रा नहीं होती, राउंड ट्रिप का मतलब होता है एक पूरा चक्कर, दैट इज कॉल्ड राउंड ट्रिप, है ना। फॉर द राउंड ट्रिप ऑफ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, राउंड ट्रिप ऑफ यूनिट पॉजिटिव चार्ज थ्रू आउट द सर्किट, राउंड ट्रिप ऑफ यूनिट पॉजिटिव चार्ज थ्रू आउट द सर्किट। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कंसेप्चुअली पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ एक ही है, वर्क डन ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज। अंतर इतना है पोटेंशियल डिफरेंस में कहीं भी खुले मैदान में दौड़ लगा सकते थे, पॉइंट ए से पॉइंट बी। जब आप ईएमएफ की बात कर रहे हैं तो कहीं तो भी नहीं दौड़ेंगे, सर्किट में दौड़ेंगे और एक राउंड ट्रिप यानी कि यहाँ से यहाँ तक का एक कंप्लीट ट्रिप लगाएंगे, इसका वर्क डन होगा। बेसिकली दोनों का मतलब एक ही है, इसलिए आप देखेंगे आपका ईएमएफ भी कितना होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। क्या है मेरी बात समझ में आती है? लिख दें E इज इक्वल्स टू W/Q और ज़्यादा हो तो ब्रैकेट में लिख दें यूनिट बराबर वोल्ट। वैसे तो पिछले चैप्टर की याद बनी रहनी चाहिए। क्या है, क्लियर हो जाता है कंप्लीटली? हाँ है ना। बस इस सेल की मैं एक प्रॉपर्टी और बताता हूँ और इसके बाद फिर हम अगले उस पर जाएंगे। पहली चीज़ समझ में आ गई, सेल क्या होते हैं जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे तो ठीक। मैंने कहा पहली बात तो आपके क्या करेंगे, जो सेल्स होंगे वो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे। और मैंने कहा कितना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे वो आपसे कहा जा सकता है, कितना कर सकते हैं वो ईएमएफ हो गया एक राउंड अप में। अब ध्यान देखना एक अगली चीज़ और आती है और वो सेल्स में आती है एक बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन और वो आती है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। तो एक सिंपल हेडिंग डाल दीजिएगा इंटरनल रेजिस्टेंस। और फिर हम इस पे बात करेंगे कि इंटरनल रेजिस्टेंस का वर्ड कहाँ से आ जाता है। इंटरनल रेजिस्टेंस वर्ड यहाँ से आ जाता है, ध्यान देखें बिल्कुल सिंपली आप देखिएगा एक सेकंड के अंदर। मान चले कोई सर्किट है और मैं तो इसमें वो तुम्हारा टॉर्च वाला सेल लगा देता हूँ, ये प्लस माइनस टर्मिनल और आपकी करंट फ्लो होगी। क्या आपको मालूम है करंट पॉजिटिव टर्मिनल से आएगी
घूमती फिरती हम कहते हैं मजे से यहाँ जाएगी, और लास्ट में इनसाइड द सेल भी तो फ्लो होगी, क्योंकि सेल के अंदर जब तक आयंस का फ्लो नहीं होगा, और आयंस के फ्लो यानी कि चार्ज का फ्लो, उसे ही आप करंट कहते हैं, तब तक पूरा सर्किट नहीं हो पाएगा ना। तो जब सेल के अंदर भी आपके आयंस का फ्लो हो रहा है तो एक मजेदार बात है, करंट इज फ्लोइंग इनसाइड द सेल ऑल्सो। और जब सेल के अंदर फ्लो हो रही है तो सेल के अंदर भी कोई हॉलो स्पेस नहीं है, सेल के अंदर भी आपको मालूम है मटेरियल मौजूद है, इलेक्ट्रोलाइट या केमिकल कह सकते हो, यानी कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोलाइट कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस पे अप्लाई करेगा। और ध्यान से देखें ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह जो रेजिस्टेंस अप्लाई कर रहे हैं ये सेल के खुद के अंदर से आया है, और खुद के अंदर से आया है इसीलिए हमने इसे क्या नाम दिया हुआ है, इंटरनल रेजिस्टेंस। इसलिए इसको एक लाइन में डिफाइन कर दीजिएगा। इसमें आप देखेंगे फॉर, जिसमें लिख देंगे फॉर द कंप्लीशन ऑफ सर्किट, इंटरनल रेजिस्टेंस में आप लिखेंगे फॉर कंप्लीशन ऑफ सर्किट the current flows inside the cell also. For the completion of circuit, current flows inside the cell also. Flows inside the cell also, comma, from negative terminal to positive terminal. From negative terminal to positive terminal। और इसको कर दीजिएगा अंडरलाइन, क्योंकि जैसे आप इसे अंडरलाइन करेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि आप एक छोटा सा ऑब्जेक्टिव कहाँ गलत कर आते हैं। बहुत ध्यान से देखें, जब आप एक्सटर्नल सर्किट में हैं, मैं बिल्कुल कलर अलग करके दिखा देता हूं, जब आप कौन से सर्किट में, एक्सटर्नल सर्किट में करंट का डायरेक्शन होता है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, लेकिन इनसाइड द सेल अगर आप सेल के अंदर जाएंगे तो इसी करंट का डायरेक्शन देखें कहां से कहां जा रहा है, दिख रहा है। इसने कहा इसको आप अंडरलाइन कर देना, बस यही छोटी छोटी चीजें जो अक्सर हम मिस कर जाते हैं और हमें लगता है फिजिक्स में क्या क्या आता है, आती बहुत छोटी छोटी बातें। ये मिल गया। अब लास्ट एक चीज, ये तो समझ में आ गया, इनसाइड द सेल आल्सो। लास्ट एक लाइन इसमें बताइएगा, दस द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय, thus the resistance offered by the electrodes and thus the resistance offered by electrodes and electrolyte of the cell, resistance offered by electrodes and electrolyte of cell is called internal resistance, is called internal resistance of cell, is called internal resistance of cell। इंटरनल रेजिस्टेंस आपको मिल गया, हाँ ना बताएं। और जैसे ही मिल जाता है तो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। देखें इधर, अब एक मैं सर्किट दिखा देता हूँ, जो अभी ऊपर बना रहा था उसी की बात कर रहा हूँ। ये मैं मान के चलता हूँ, ये है मेरे पास कोई रेजिस्टेंस, कोई सर्किट, इसमें मैंने ये लिया, मान के चलेंगे कोई एक आपका सेल, जब आप सेल लेंगे ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल, ये है नेगेटिव टर्मिनल। आपकी करंट कहाँ पास होगी, ये आपकी करंट पास होगी, ये मैंने मान लिया आपका आर, और इसके सिरों पे कितना पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो रहा है, तो मैं सपोज करता हूँ द पोटेंशियल डिफरेंस इज वी। और ध्यान से एक छोटी चीज देखें, चूंकि हमने कहा था सेल में कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, तो उस इंटरनल रेजिस्टेंस को मैं मान लेता हूं कि इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस ये मैंने बना दिया, और ये कितना है आर। यहाँ देखना दोनों अलग अलग कलर के मैंने इसलिए दिखा दिए ताकि आप देखिए ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, ये वाला मैंने बगल में बना दिया, वैसे तो यहाँ भी बना देते हैं कई बार, बगल में दिखाने मतलब है कि इस सेल के साथ ईएमएफ भी मौजूद है और अपना उसका खुद का रेजिस्टेंस ही मौजूद है। आराम से काम करें, एक सर्किट दिखा दें,
दिखा दिया सर्किट, बस ठीक। तब एक छोटा सा काम आपको दिखाता हूँ। जैसे आपने सर्किट दिखा दिया है, आप एक काम करेंगे, आप दिखा दीजिएगा करंट थ्रो द रेजिस्टेंस। नीचे आप बताएंगे करंट थ्रो द रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस पे आप करंट देखेंगे तो ये आपकी आएगी I इज इक्वल टू V अपॉन R। ये तो दिख ही रहा है, ओम्स लॉ है। एंड करंट इनसाइड द सेल, एंड करंट इनसाइड द सेल। इनसाइड द सेल आप जाएंगे तो इनसाइड द सेल आपको कितनी करंट मिलेगी। दूसरा जो ऑनलाइन बैठे हैं बता दें, उनका हो सकता है बीच में अचानक से मोबाइल की बैटरी चली जाए, बस एंड पे ही है वो, 1-2 मिनट का नहीं हो तो बाद में वीडियो रिकॉर्डिंग डाल दूंगा, उसमें देख लेना, ठीक है ना। ये आपका आएगा E अपॉन R प्लस R। आप कहेंगे ये कैसे, तो ये रहा आपका EMF और रेजिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, आप देखें R और प्लस R। अभी सीरीज दिखा रहे थे ना, सीरीज में रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 होता है। और बस कुछ नहीं करना है, दोनों इक्वेशन अब इक्वेट कर दो, स्मॉल r की वैल्यू खुद भी निकाल सकते हो। कितना हो जाएगा, V अपॉन R इज इक्वल्स टू E अपॉन R प्लस R, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो आप मिल जाएगा VR प्लस VR बराबर ER, ऐसे कुछ होगा ना। इसका मतलब आप कह सकते हैं VR इज इक्वल्स हो जाएंगे, R कॉमन ले लेंगे तो E माइनस V R। और लास्ट चेक कर लें, आपकी इंटरनल रेजिस्टेंस निकल तो आया, यहाँ तक पहुँच गए। इधर लिख देता हूँ, चाहें तो आप ऐसे लिख दें और चाहें तो आप लिख दें ये आपके इंटरनल रेजिस्टेंस का डेरिवेशन कंप्लीट हो जाता है। इसी डेरिवेशन को लेके अब अगले टर्न पे हम यहीं कहीं से आगे की कहानी स्टार्ट करेंगे और आगे हम इसी को लेके खिसकेंगे, ठीक है ना। अब आपकी क्लास में लग रहा है 1-8 मिनट में अपने आप ही बंद हो जाएगी, क्योंकि बैटरी 3% बता रही है, कब लुढ़क जाएगी और बहुत मजा आ रही, ठीक है ना।